आइए विलयन चैप्टर में हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड में इथेन का आंशिक दाब 1 बार है। तो इथेन का आंशिक दाब कहने का मतलब है कि विलेय और विलयन दोनों, विलेय और विलायक दोनों होंगे विलयन में, तो इथेन जो है उसका कितना दाब है उसे आंशिक दाब कहेंगे। तो इथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में इथेन की मात्रा कह रहा है 5 × 10⁻² ग्राम है, तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है, देखिए संतृप्त विलयन का मतलब है कि उससे ज्यादा, उस विलयन में जो विलेय है उसको और ज्यादा मिलाकर नहीं घोला जा सकता समान ताप और दाब पर, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि जब 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन है उस संतृप्त विलयन में, तो उसका दाब 1 बार है आंशिक दाब। और जब 5 × 10⁻² ग्राम इथेन होगी तो उसका आंशिक दाब कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, क्योंकि इथेन गैस है तो यहाँ पर हेनरी का नियम लगाएंगे। तो हेनरी का नियम लगा देंगे तो स्थिर ताप पर हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैस की जो विलेयता है, यानी विलेय गैस का जो द्रव्यमान है, वो आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो जब 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन है तो आंशिक दाब 1 बार है। जब द्रव्यमान 5 × 10⁻² ग्राम है तो मान लिए कि उसका आंशिक दाब P है। अब बस दो समीकरण, दो एक तरह से समीकरण है, इन्हीं को बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके बराबर इसको कर देंगे। तो जब इसके बराबर इसको करेंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो ये P जब निकालेंगे तो इसके बटे में ये चला जाएगा 5 × 10⁻²। तो इसको देखते हैं। बटे में नहीं, ये P बटे में रहेगा तो ऊपर जाएगा। देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6.56 इंटू 10⁻³ अपान 5.00 इंटू 10⁻² इक्वल टू हो जाएगा 1/P। ये 1/P हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये इधर जाएगा 5.00 इंटू 10⁻² अपान ये नीचे आएगा 6.56 10⁻³ वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 7.62 बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा H मिश्रण के चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित है। तो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है मिश्रण का, तो उसका डेविएशन यानी विचलन से क्या संबंध है, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सावधानी से समझें। तो देखिए धनात्मक विचलन क्या है। तो जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो वो धनात्मक विचलन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि राउल्ट के नियम के हिसाब से जितना वाष्प दाब होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो गया तो कहेंगे विचलन धनात्मक है। इस दशा में विलेय तथा विलायक के अणुओं A तथा B के मध्य अन्योन्य क्रियाएं विलेय के अणुओं A तथा विलायक के अणु यानी B की अन्योन्य क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती हैं।
तो ध्यान दीजिए कि धनात्मक विचलन कब होगा। विलयन में हमारे दो चीज होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो दोनों मिल करके विलयन बना लेते हैं। तो विलेय के अणु को ए माना है और विलायक के अणुओं को बी माना है। तो अगर विलेय के अणु और विलायक के अणुओं के मध्य जो क्रियाएं हैं वो दुर्बल हो जाएं ए बी के मध्य अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में, यानी विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य। तो कह रहा है इस दशा में क्या होता है कि विलेय तथा विलायक के अणुओं यानी ए और बी के मध्य अन्योन्य क्रियाएं विलेय और विलायक के अन्योन्य क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती हैं, यानी विलयन वाली विलेय विलायक के मध्य दुर्बल हो जाती हैं, विलेय और विलायक के मध्य प्रबल रहती हैं। तो इसको इस तरह से समझिए, तब समझ में आपको आएगा। ये मान लीजिए ए टाइप के अणु है विलयन के, ये अणु है, और ये बी टाइप का ये देखिए विलेय है, विलेय, इसको अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलेंगे। ये हमारा विलायक है, इसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलेंगे, और ये पूरा मिला करके इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन यानी विलयन में हमारे विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे। तब जाहिर सी बात है कि जो विलेय के अणु हैं उनके बीच जो क्रिया होती है और विलायक के अणुओं के बीच जो क्रिया होती है, तो जो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच क्रिया होती है यानी ए बी के बीच, तो वो दुर्बल होती है। ए बी के बीच जो होती है वो दुर्बल क्रिया होती है। तो जब दुर्बल क्रिया होती है तो उससे क्या होगा कि जब ए के अणुओं के बीच प्रबल होगी अन्योन्य क्रियाएं, यानी इनमें आकर्षण ज्यादा होगा, बी में आकर्षण ज्यादा होगा, तो ए और बी यानी विलेय और विलायक के मध्य कोई संबंध नहीं बन पाएगा, बनेगा लेकिन बहुत दुर्बल होगा। तो जब दुर्बल होगा तो थोड़े से उसमें ये टूट जाएगा जो बीच का बांध है, तो ये अणु अकेला रहेगा, ये अणु अकेला, तो ये हल्के हो जाएंगे। जब हल्के रहेंगे तो जब इनको थोड़ा सा गर्म किया जाएगा तो अणुओं के उड़ने की सतह से संभावना ज्यादा होगी क्योंकि हल्के हैं। तो जब ज्यादा उड़ेंगे तो ज्यादा दाब बनेगा, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो राउल्ट के नियम से जो है की तुलना में वाष्प दाब जब अधिक होगा तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन। इसी प्रकार बी के लिए होगा। अब देखिए ये विलेय जो है ठोस होता है, तो आखिर उड़ते किसके अणु है, विलायक के, क्योंकि यही द्रव होता है, तो इसी के अणु वाष्प दाब बनाते हैं, तो इसके उड़ेंगे। तो जब ये आपस में संबंध जो ये बांड है दुर्बल रहेगा ए बी के बीच में, तो ये अणु अकेले रहेंगे तो उड़ने में आसानी रहेगी समझने के लिए, तो वाष्प दाब अधिक होगा। तो वही कह रहा है कि ए और बी के मध्य अन्योन्य क्रियाएं ए और बी की अन्योन्य क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती है, यानी इनके आपस में जो आकर्षण बने उनकी तुलना में ये खुद अपने अणुओं या परमाणुओं को ज्यादा अच्छे से आकर्षित कर रहे हैं, ये कहने का मतलब। अब देखिए कह रहा है कि इसके कारण विलयन में से विलेय ए अथवा विलायक बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, वाष्प दाब में वृद्धि होती है। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के गुण क्या होंगे, जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा कोई विलयन तो उसके गुण क्या होंगे, PA इज ग्रेटर देन PA0, यानी जो A है जिसको विलेय कहा गया है, तो विलेय के अणुओं का जो आंशिक दाब होगा शुद्ध अवस्था में जो उनका वाष्प दाब होगा उसकी तुलना में ज्यादा होगा। यही चीज PB के लिए भी लागू होगी। PA का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में PA के वाष्प दाब एवं उसके मोल अंश, देखिए गुणा किया गया है, PA0 इंटू XA, ठीक ना। तो जो आंशिक दाब होगा जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उन विलयनों के लिए, तो जब विलयन में रहेगा विलेय
तो उस अवस्था में क्या होगा, उसका आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब एवं उसके मोल अंश से ज्यादा होगा। देखिए इधर को ज्यादा लगा। इसी प्रकार पीबी में वही अवस्था रहेगी कि पीबी का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब एवं उसके मोल अंश के गुणनफल से ज्यादा होगा। अब देखिए यदि डेल्टा एच मिक्सचर का जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो ज्यादा है तब विचलन धनात्मक होगा। ध्यान दीजिए, तब क्या होगा, विचलन धनात्मक होगा। यदि डेल्टा वी मिक्सचर यानी आयतन परिवर्तन जो हो रहा है वो ज्यादा होगा तो भी विचलन हमारा धनात्मक होगा। इसको ध्यान देना है, ये एनसीईआरटी में पढ़िएगा, उसमें सब चीजें लिखी हुई है। आप देखिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के उदाहरण। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कौन कौन से, एथिल एल्कोहल तथा जल। अब इसको कई बार हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है तो फिर से देख लीजिए। अब देखिए ये ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ, पानी में भी ये एथिल एल्कोहल है और ये पानी है। तो इसमें भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है यानी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके माइनस डेल्टा हो जाएगा और ये प्लस डेल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, ये प्लस डेल्टा हो जाएगा। अब प्लस माइनस के बीच आकर्षण होगा तो इनके बीच में एक बांड बन जाएगा ये। अब O और H के बीच में बांड है तो इसको हाइड्रोजन बांड बोलते हैं, ये भी हाइड्रोजन बांड है। तो ये बांड तो बनेगा लेकिन बहुत दुर्बल होगा, हाइड्रोजन आबंध बहुत दुर्बल होते हैं। तो जो विलय विलय के बीच आकर्षण है और विलायक विलायक के अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो विलय विलायक के अणुओं के बीच से ज्यादा मजबूत है, यानी विलायक और विलय के बीच अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो कमजोर है, जिससे ये टूट जाएगा। टूट करके ये अणु बचेगा, तो इसका मतलब हल्का रहेगा। अगर दोनों आपस में टूटते नहीं तो वजन होता तो उड़ने में दिक्कत होती, ज्यादा गर्म करना पड़ता तो वाष्प दाब कम होता उतने ही तापमान में गर्म करने पर। जितना ये अकेले उड़ने में कम ताप पर उड़ जाएगा, दोनों को एक साथ अगर जुड़े हों तो अणुभार ज्यादा होगा तो उड़ने में ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब अकेले रहेंगे तो आराम से उड़ जाएगा, तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। इसी प्रकार एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा बेंजीन है, एसीटोन तथा बेंजीन है। इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, इसमें हाइड्रोजन बांड के द्वारा होगा। इसी प्रकार अन्य में होगा। ये सारी चीजें हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा इनमें समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है, ये देखिए फिगर बनाया है, फिगर भी हमने आपको अच्छे से समझाया था। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला वाष्प दाब ग्राफ। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये वाष्प दाब को दर्शाएगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा मोल अंश को दर्शाएगा यानी मोल फ्रैक्शन को। यहाँ पर देखिए एक्सए के मोल 0 है, यहाँ पर एक्सए के मोल 1 है। तो यहाँ पर एक्सए के मोल 0 है तो 0 से शुरुआत हो गई डॉट 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 करके यहाँ तक, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक्स बी 0 है तो एक्स बी यहाँ पर इस लाइन में एक्स बी 0 है तो एक्स बी की शुरुआत यहाँ से होगी इस जगह से। तो ये डॉट 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 करके देखिए ये यहाँ पर हो गया, यहाँ तक लाइन चली गई। तो यहाँ पर देखिए एक्स ए 0 है तो 0 से शुरू हुआ, यहाँ पर देखिए ये हो गया। ये पी ए इतना होना चाहिए था, एक्स ए 0 है तो 0 से शुरू हुआ, ये इतना होना चाहिए था। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है आंशिक दाब में, तो ये देखिए पी ए को ऊपर की ओर ऐसे करके दिखाया गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक्स बी 0 है और एक्स ए 1 है यहाँ पर। तो एक्स बी 0 है तो यहाँ से देखिए शुरुआत हुई है मूल बिंदु से, यहाँ पर से। अब इसमें देखिए एक चीज और ध्यान देने की बात है कि देखिए एक्स ए लिखा गया है मोल अंश और तीर इधर को लगाया गया है।
तो एक्स ए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब इधर को जाने पर एक्स ए के मोल अंश बढ़ रहे हैं, एक्स ए के मोल अंश इधर को जाने पर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार देखिए एक्स बी की तीर इधर लगाई गई है, इसका मतलब एक्स बी यहाँ पर 0 है और इधर को जाने पर इसके मोल अंश बढ़ रहे हैं, एक्स बी इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो इधर को चूंकि मोल अंश एक्स बी के बढ़ रहे हैं तो पी बी देखिए इधर को जाने पर यहाँ तक इसका वाष्प दाब बढ़ रहा है, क्योंकि मोल अंश बढ़ रहा है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो P0 इंटू एक्स बी होगा ना, तो इसीलिए समानुपात है। तो समानुपात में देखिए बढ़ रहा है। अब चूंकि धनात्मक विचलन है तो लाइन डॉट डॉट वाली होनी चाहिए था राउल्ट नियम के हिसाब से, लेकिन लाइन ये वाली है। इससे बढ़ा हुआ दिखाने के लिए इस तरह बनाया गया। और यहाँ पर देखिए ये PB वाली है, ये PA वाली है, तो यहाँ से डॉट डॉट लाइन बनाई गई दोनों के लिए, यानी विलयन का वाष्प दाब। ये A है तो विलेय का वाष्प दाब, ये B है तो विलायक का वाष्प दाब, और ये विलेय विलायक दोनों का जोड़ दिया गया तो विलयन का वाष्प दाब आ गया। इसमें भी देखिए ऊपर की ओर बनाया गया है धनात्मक विचलन के लिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला वाष्प दाब ग्राफ। अब देखिए ऋणात्मक विचलन में इसमें क्या होगा, ये एक्स ए 0 है, ये एक्स ए 1 है। देखिए तीर इधर को लगाया गया है कि मोल अंश इधर को बढ़ना है, क्योंकि 0 से इधर आगे चलेंगे तो ये 1 मिलता है, इसका मतलब इधर को मोल अंश बढ़ना है। तो जब मोल अंश बढ़ेगा तो चूंकि हमको पता है कि PA का अगर निकालना हो तो PA बराबर होता है PA नॉट XA। इसका मतलब वाष्प दाब PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी मोल अंश बढ़ेगा तो PA बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ से इधर तक मोल अंश बढ़ रहा है तो PA भी बढ़ रहा है। देखिए लाइन में ऊपर जा रहा है ना, यानी वाष्प दाब बढ़ रहा है, वाष्प दाब। ठीक इसी प्रकार PB में देखिए XB 0 है और इधर आने पर XB बढ़ रहा है, XB 1 हो जा रहा है। तो देखिए जो XB का PB वाला ग्राफ है, यहाँ पर देखिए इधर आने पर ये देखिए ऊपर बढ़ता जा रहा है वाष्प दाब, तो PB हो जाएगा समानुपात है XB। इस फार्मूले से आप भी लिख दीजिए, बात एक ही अभी ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाया गया। अब चूंकि ऋणात्मक विचलन दिखाना है, निगेटिव डेविएशन, तो देखिए A के लिए धनात्मक में ऊपर से लाइन जा रही थी तो ऋणात्मक में नीचे से चली गई, PB में भी नीचे चली गई, टोटल जो विलयन का वाष्प दाब है उसमें भी नीचे से चली गई। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं। पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, अब ये भी समझ लीजिए। आप देखिए क्या कह रहा है कि ऋणात्मक विचलन में क्या होगा कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से कम होता है, यानी जो कैलकुलेट किया गया वाष्प दाब राउल्ट नियम के हिसाब से अगर उससे कम आ रहा है तो कहेंगे ऋणात्मक विचलन है। इस प्रकार के विलयन में क्या होगा, AA तथा BB के बीच अन्योन्य क्रियाएं AB के मध्य अन्योन्य क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती हैं। उसमें क्या था, AB वाली दुर्बल थी, इसमें AA और BB वाली दुर्बल है, यानी विलेय विलेय और विलायक विलायक के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं दुर्बल है। धनात्मक वाले में क्या था, विलयन यानी AB के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं थी वो दुर्बल थे। ऋणात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में कमी होती है। अब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के गुण क्या होंगे, बिल्कुल वैसे उल्टा हो जाएगा जैसे धनात्मक में था। तो PA स्मॉलर देन होगा PA नॉट XA, PB स्मॉलर देन होगा PB नॉट XB। यदि डेल्टा V मिक्सचर स्मॉलर देन 0, तो कहने का मतलब ये है कि अगर विलेय और विलायक को मिला दिया जाए और विलयन का आयतन कम आए तो कहेंगे विलयन ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है। चूंकि क्या होता है कि दुर्बल AA तथा BB आबंध टूटते हैं तथा प्रबल AB आबंध बनते हैं। प्रबल AB आबंध बनते हैं तो ऊष्मा लगातार उत्सर्जित होती है। जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो क्या होगा, ऊष्मा लेकर के ही अणु दूर दूर रहते हैं, लेकिन ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो जैसे बात है कि अणु पास पास आएंगे तो आयतन घटेगा।
यदि डेल्टा वी मिक्सचर इज स्मॉलर देन 0 तब विचलन ऋणात्मक होगा। डेल्टा एच यहाँ होना चाहिए था, डेल्टा एच मिक्सचर। तो ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के उदाहरण HNO3 तथा जल, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, एस्टिक अम्ल तथा पिरिडीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जल। तो इनको याद कर लीजिए। और क्यों ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, जब हम नीट का पेपर करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको देखेंगे। वैसे हमने NCERT में आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय, ध्यान दीजिए अवाष्पशील विलेय है कि 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब 1.004 बार है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो हमको क्या क्या दे दिया है, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय के 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब, तो 2% जलीय विलयन है, वाष्प दाब दे दिया। तो अब देखिए अवाष्पशील विलेय है और 2% उसका जलीय विलयन जिसका वाष्प दाब 1.004 बार है। अब क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन जो भी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय के 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब इतना है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सीधा हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला होता है PA0 माइनस PS अपन PA0 इक्वल टू NB अपन NA इक्वल टू N बराबर W/M होता है, तो B के लिए WB/MB हो जाएगा और A के लिए WA/MA हो जाएगा। नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय के 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब इतना है 1.004 बार। तो जलीय विलयन का है, इसका मतलब सॉल्यूशन का है, तो PS जलीय विलयन का कितना 1.004 बार। अब देखिए कह रहा है कि 2% जलीय विलयन है अवाष्पशील विलेय, यानी विलेय 2 ग्राम है तो विलायक 98 ग्राम है। तो विलेय WB इक्वल टू 2 ग्राम हो गया और विलायक WA बराबर यही 2 घटा देंगे तो 98 ग्राम हो जाएगा। MB हमको निकालना है और MA हमारा 18 ग्राम प्रति मोल है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये है 18 ग्राम प्रति मोल, ये जल का है, पानी का परमाणु मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम है। तो ये MA की जगह रख देंगे और MB हमको निकालना, सारी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए PA0 रख दिया 1.013। PA0 ये जल का 1.013 बार होता है। शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना होता है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया, इसको याद कर लीजिए। तो 1.013 हो गया माइनस PS कितना है, क्वेश्चन में दिया 1.004 अपान PA0 1.013 इक्वल टू WB 2 ग्राम है तो 2 ग्राम गुणे MA हमारा 18 है तो 18/MB निकालना है और WA 98। सॉल्व करने पे आ गया 41.35 ग्राम प्रति मोल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। आदर्श विलयन मतलब सारी समान ताप और दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करे तो उसको आदर्श विलयन कहते हैं, सामान्य परिभाषा। तो कह रहा है कि जब आदर्श विलयन बनाते हैं हेप्टेन और ऑक्टेन तो इसके 272 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 केल्विन पास्कल तथा किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल वाष्प दाब दोनों घटकों के हेप्टेन और ऑक्टेन के। कह रहा है अगर हेप्टेन हमारी 26 ग्राम है, ऑक्टेन 35 ग्राम है तो मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो देखिए वाष्प दाब के लिए सीधा वो फार्मूला हमें पता ही है। तो क्रम से जो है हम लोग
एक एक चीज निकालते चले जाएंगे। तो PA इक्वल टू PA नॉट XA होता था, जिसमें शुद्ध विलेय विलायक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में और उनके मोल अंश। तो मोल अंश के लिए पहले मोल पता होना चाहिए, तब मोल अंश निकालेंगे। तो ऑक्टेन के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ऑक्टेन का द्रव्यमान कितना है 35, तो 35 बटे मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्टेन का फार्मूला लिखेंगे तो उसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 114 ग्राम प्रति मोल। ऑक्टेन का ये देखिए होती है C8H18। ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन रहेंगे, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन रहेंगे, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन रहेंगे, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन रहेंगे, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन रहेंगे, प्रोपेन का मतलब 3 रहेंगे, इथेन का मतलब 2, मीथेन का मतलब 2। ये हम जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि ऑक्टेन का फार्मूला है C8H18। ये सब फार्मूले वहाँ कार्बनिक रसायन में मिलेंगे। तो इसका अगर हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 12 गुणे 8 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, 8 कार्बन है, प्लस H का 1 होता है, 18 है, तो 18 गुणा तो 114 आ गया। तो मोलर द्रव्यमान हमारा 114 हो गया। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान सॉल्व किया तो आ गया 0.307। अब हेप्टेन के लिए मोलों की संख्या, तो मोलर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान 26 ग्राम हेप्टेन है बटे इसका मोलर द्रव्यमान C7H16 हो जाएगा। इसका फार्मूला जो होगा तो CnH2n+2 होता है। तो अगर 8 है तो ये हो जाएगा C8H, 8 दूनी 16, 2 18। इस तरह फार्मूला निकाल लीजिए CnH2n+2। इसी प्रकार हेप्टेन में C7 है, H 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। इसी फार्मूले को लगा करके निकल आएगा। तो इस तरह निकाल लिया करिए अगर ना पता रहे। बाकी कार्बनिक रसायन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेप्टेन का मोल्स की संख्या क्या होगी, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान 26 है, मोलर द्रव्यमान 100 आया है, तो 26 बटे 100 हो गया। अब देखिए अब मोलों की संख्या निकालना है। तो ऑक्टेन के मोलों की संख्या निकालना हो तो ऑक्टेन के मोल बटे टोटल मोल, यानी हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों के। तो ऑक्टेन के मोल हैं 0.307 कैलकुलेट किया है अपान Na के 0.307 प्लस Nb के कितने हैं 0.26, तो ये आ गया 0.541। अब हेप्टेन का मोल अंश, तो हेप्टेन के ऊपर रहेंगे बटे टोटल, तो हेप्टेन के कितने हैं 0.26 अपान ऑक्टेन के 0.307 प्लस हेप्टेन के 0.26, तो ये आ गया 0.458। अब देखिए शुद्ध हेप्टेन का आंशिक दाब, शुद्ध हेप्टेन का वाष्प दाब, तो P0B कितना है 105.2 केल्विन पास्कल क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखिए हेप्टेन का भी दिया है, ऑक्टेन का भी दिया है, और ऑक्टेन का कितना है 46.8 केल्विन किलो पास्कल। अब 26 ग्राम हेप्टेन तथा 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण में, तो हेप्टेन का वाष्प दाब क्या होगा PB = PB नॉट XB। ये फार्मूला है हमारा हेनरी नियम से, ये फार्मूला है। तो ये जो है हमारा फार्मूला हो गया PB = P0B XB। तो इसको सॉल्व किया तो P0B हमको दिया है और XB अभी हमने निकाला है, तो आ गया 48.18 किलो पास्कल। ऑक्टेन का वाष्प दाब कितना होगा PH = P0A XB। तो ये P0 हमको पता है 46.8 गुणे ये हमारा XA कितना है 0.541, तो ये आ गया 25.32 किलो पास्कल। अब देखिए मिश्रण का कुल दाब अगर निकालना है तो इन्हीं को दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक विलेय है एक विलायक है इन्हीं में से। तो ये आ गया कुल दाब 73.5 किलो पास्कल जोड़ देने पर, क्योंकि इन्हीं में से एक विलेय है एक विलायक है, विलेय प्लस विलायक ही हमारा विलयन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे हेनरी के नियम में भी, और ये राउल्ट के नियम में भी इसी तरह है।
तो चाहे हेनरी का नियम लगाएं या राउल्ट का, दोनों से निकल आएगा। बस राउल्ट के नियम में विलयन पे है और जो हेनरी नियम है उसमें गैसीय अवस्था रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के एक मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मोलल है, ध्यान दीजिए, मोलल का मतलब विलायक का 1 किलोग्राम लिया जाएगा तो उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वो मोलल विलयन होगा। तो यही बातें आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से आएगा। तो 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब हमको दे दिया है, तो विलयन की मोललता देखिए 1 ml, स्मॉल m लिखा है, मोललता मोलरता उसमें कैपिटल M रहता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि विलेय का 1 मोल 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम जल में घुला है। विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल हो गई। जल के मोलों की संख्या क्या होगी? जल का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान 1000 ग्राम है, मोलल कह देना ही पर्याप्त हो गया। तो 1000 ग्राम हो गया। मोलर द्रव्यमान H2O का H का 2 और O के 16, 16 2 18 हो गया। तो ये आ गया 55.55 मोल। अब XB हमारा कितना होगा? XB और XA मतलब मोल अंश। तो अगर XB का मोल अंश निकालना है तो जिसका निकालना रहता है उसके मोल ऊपर रहते हैं, नीचे टोटल मोल रहते हैं। तो NB हमारा XB यानी NB यानी मोलों की संख्या B वाले पार्ट की। तो ये हो गई 1 मोल, विलेय का 1 मोल ही है, 1 मोल बटे टोटल। तो टोटल में जो विलायक हमारा जल है उसके मोल कितने हैं? 55.55 प्लस जो विलेय है उसका 1 जोड़ दिया तो आ गया 1/56.55 तो आ गया 0.0177। ये हमारे अवाष्पशील विलेय के। अभी देखिए वाष्प दाब ज्ञात करना। तो ये हमारा जो विलेय है अवाष्पशील उसके मोलों की ये मोल अंश आ गए, मोल अंश। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है। अब जल के अगर मोल अंश निकालना है तो जाहिर सी बात है कि विलेय प्लस विलायक के मोल अंश बराबर 1 होता है। तो जल का मोल अंश निकालना है तो x हो जाएगा 1 में से इसको घटा देंगे। तो 1 में इसको घटाए तो आ गया 0.9823। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो विलयन का अगर हमें वाष्प दाब निकालना है तो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा विलेय और विलायक का वाष्प दाब। अब यहाँ पर देखिए विलयन में विलेय और विलायक दोनों होंगे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो कह रहा है अवाष्पशील विलेय। तो विलेय अवाष्पशील है यानी ये नहीं उड़ेगा। तो जो भी दाब होगा वो विलायक के अणुओं की वजह से होगा। तो जो विलायक है वो हमारा क्या है? पानी Na। तो Na की वजह से जो है जो होगा दाब वही होगा। तो Pa विलयन का वाष्प दाब यानी पानी का वाष्प दाब एक सतह से, क्योंकि जो विलेय है वो अवाष्पशील है B वाला, तो वो उड़ेगा ही नहीं। तो Pa Pa0 XA। तो Pa हमारा कितना है? क्वेश्चन में दिया गया है जल का वाष्प दाब 12.3 है। तो 12.3 किलो पास्कल इंटू XA हमने अभी निकाला है। ये XA हमने निकाला है। जल का मोल अंश 0.9823। तो इसका आ गया 12.08 किलो पास्कल। यही विलयन का वाष्प दाब होगा। चाहे इसको विलयन का वाष्प दाब कहिए या विलायक का वाष्प दाब, जब विलेय मिला है तब। सिंगल में नहीं कहेंगे, सिंगल में तो PB0 होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ये विलेय मिले हुई अवस्था में विलायक का वाष्प दाब कहें या विलयन का एक ही बात। तो इस प्रकार से बारीकियों को आप समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय, फिर देखिए अवाष्पशील है, मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। यानी पहले 100 था तो अब 80 रह जाए। मूल मतलब जो प्रारंभिक पहला था। तो देखिए यहाँ पर ऑक्टेन है, मोलर द्रव्यमान दे दिया है, मात्रा दे दी है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन चूंकि घट रहा है
तो वाष्प दाब में अपेक्षी का अवनमन का फार्मूला होता है PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू XB। तो देखिए फार्मूला हमारा होता है PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू NB अपॉन NA। अब NB की जगह रखेंगे तो द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान, तो WB अपान MB हो जाता है। NA रखेंगे तो WA अपान MA होता है, MA ऊपर चला जाएगा। ये फार्मूला हमारा होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपेक्षित अवनमन देखिए PA0 माइनस PS अपान PA0 इक्वल टू NB अपान NA होगा। अब यहाँ पर देखिए अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए, यानी हमसे WB पूछ रहा है। तो सीधा ये फार्मूला लगा दीजिए, WB आ जाएगा, ये WB निकल आएगा, इसी फार्मूले से डायरेक्ट निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए PA0 कह रहा है वाष्प दाब मूल अवस्था से 80% घट जाता है। तो हमने वाष्प दाब को वातावरण का दाब मान लिया, तो 1 ATM मान लिया। अब ये घट कर 80% घट जाता है, यानी 80/100 हो जाएगा। तो 80/100 करेंगे तो 0.8 आएगा। तो अब PA0 माइनस PS कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.2 PA0 माइनस PS। अब MA हमारा कितना है, ऑक्टेन जो है, ऑक्टेन ये विलायक है। अवाष्पशील विलेय को, विलेय वाले को BB से लिखते हैं और विलायक को AA से लिखते हैं। तो MA हमारा कितना है, C8H18 है, तो 114 ग्राम प्रति मोल हमने निकाला था इसका मोलर द्रव्यमान पिछले वाले क्वेश्चन में। और WA कितना है, 114 ग्राम दिया गया। अब देखिए MB हमको 40 ग्राम दिया गया है। अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम है। और MB हमको WB निकालना है। सीधा इसी फार्मूले पर रख दीजिए, पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह लिख दिया है, ये NB अपान NA लिखना चाहिए था, ये डायरेक्ट XB लिख दिया है। XB लिखने से फायदा यह है कि XB में NB अपान NB प्लस NA खुद ही होता है। लेकिन जो है आप ऐसे लगाएंगे तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, तो ये हमेशा आपके काम आएगा। तो इसने इस तरह करके निकाला है। तो यहाँ पर देखिए सारे मान रख दिए हैं, तो इस वाले फार्मूले पे रखा है। तो ये XB कितना है, 0.2। अब इसने देखिए XB जो मोल अंश है उसकी जगह ये 0.2 रखा है, वाष्प दाब में अवनमन जो है ये रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में जो जो दिया है उसी से निकाल लेंगे। तो चलिए इसी हिसाब से निकाल लेते हैं, क्योंकि XB बराबर इतने के है PA0 माइनस PS अपान PA0। तो PA0 माइनस PS कितना है, 0.2 अपान PA0 कितना है, 1, तो बटे 1 किया तो 0.2 ही बचा, बराबर। अब ये NB जो है WB अपान MB है, WB निकालना है, MB हमारा 40 है, 40 अपान, अब फिर ये WB अपान 40 हो जाएगा प्लस, अब ये जो हमारा NA है वो WA अपान MA है, WA 114 है बटे MA हमारा 114 है। तो ये पूरा एक साल जब करेंगे तो सिर्फ WB देखिए बच रहा है। इसको सॉल्व करके हम लोग WB निकालेंगे तो ये देखिए WB आ जाएगा 0.2 बराबर WB अपान WB प्लस 40। इसको और सिंपल करेंगे तो WB हमारा आ जाएगा 10। तो ये 10 आ जाएगा हमारा WB। ये 10 हमारा ग्राम में रहेगा क्योंकि WA 114 ग्राम था, तो ये भी हमारा ग्राम में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।